14 जगहों पर एक साथ छापेमारी से हड़कंप। वैट घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र गुजरात तक रेड। 2800 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का चला डंडा। देश के अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियों का जबरदस्त चाबुक चल रहा है। कोई भी अपराधी या भ्रष्टाचारी जांच एजेंसियों की नजरों से नहीं बच सकता है। लगातार चल रही जांच एजेंसियों की कार्यवाही से भ्रष्टाचारियों में खौफ का माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक जगह पर छापेमारी की खबर सामने आती है, कुछ वक्त भी नहीं लगता कि दूसरी जगह से भी छापेमारी की खबर सामने आ जाती है, जो ये दिखाती है कि जांच एजेंसियां पूरी तरीके से एक्टिव है। जब अचानक एक साथ जगहों पर जांच एजेंसियां रेड करती है तो आरोपियों को संभलने का मौका नहीं मिलता है। ठीक ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिला है, जब हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र गुजरात तक एक साथ ईडी ने रेड मार के तहलका मचा दिया है। पूरी कहानी में हम आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या है वो 2800 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और हरियाणा में क्यों मारा है ईडी ने छापा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। सबसे पहले आपको बताते हैं हरियाणा की कहानी, जहां पर वैट घोटाला मामले में ईडी का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर ईडी ने एक साथ 14 जगहों पर छापेमारी करके सबको हैरान कर दिया है। दरअसल हरियाणा में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 14 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी वैट घोटाला के सिलसिले में की गई है। छापेमारी की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि इन जगहों में हरियाणा सरकार के 3 हरियाणा सिविल सेवा अधिकारी और कुछ अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं, जिनका नाम अशोक सुखीजा, नरेंद्र कुमार रांगा और गोपी चंद चौधरी है। ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय की तरफ से तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। अब चलिए आपको कुछ साल पहले लेके चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह वैट घोटाले को लेकर पहले भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था और किन किन का नाम सामने आया था। दरअसल खबर है जनवरी 2015 की, जब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में 1,618 करोड़ रुपए के बोनस वैट रिफंड घोटाले का खुलासा हुआ था। विभाग के अफसरों ने राइस इंडस्ट्री, बिल्डर, सिगरेट डीलर जैसे बड़े बड़े कारोबारियों को ये वैट रिफंड किए। इसमें वाड्रा की कंपनी भी शामिल है। ये पूरा खेल साल 2005 से लेकर साल 2013 के बीच हुआ। लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल के निर्देश पर हुई विशेष जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। आईजी श्रीकांत जाधव ने रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंप दी। इसमें कहा गया कि घोटाले के तार पंजाब, दिल्ली, राजस्थान तक फैले हुए हैं। उन्होंने सीबीआई जांच की भी सिफारिश की थी। कैथल के रहने वाले सतबीर ने लोकायुक्त के यहाँ बोगस ट्रांसपोर्टेबिलिटी और बिलों के आधार पर वैट चोरी की शिकायत की थी। इसके बाद राजस्थान के अजमेर के रहने वाले शिव सहानी ने भी सिरका और सोनीपत के टैक्स चोरी की शिकायत की थी। लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल ने आईजी के श्रीकांत जाधव को मामले की जांच सौंपी। जांच में इस फर्जीवाड़े का पता चला। एसआईटी हेड श्रीकांत जाधव ने कहा कि वैट रिफंड मामले की रिपोर्ट लोकायुक्त को सौंप दी गई है। अब चलिए आपको बताते हैं कि किस जिले में कितनी चोरी होने का दावा किया गया था। 10,000 करोड़ की चोरी गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत। 300 करोड़ की चोरी सोनीपत, करनाल। 300 करोड़ की चोरी सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। 18 करोड़ की चोरी कैथल। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जांच रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई थी। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया कि रोड साइज चेकिंग और दफ्तरों में असेसमेंट कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध हो। इसी के साथ ये भी कहा गया कि टैक्स चोरी की सूचना देने वाले को सीबीआई की तरफ से इनाम देने की व्यवस्था हो। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में परमानेंट इन्वेस्टिगेशन विजिलेंस टीम हो। स्पेशल ऑडिट टीम टैक्स चोरी करने वालों की फाइलों की जांच करे। राइस एक्सपोर्टर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स का एजी ऑफिस से ऑडिट हो। वैट रिटर्न की असेसमेंट व्यवस्था 3 स्तरीय हो। इन मांगों की सिफारिश जांच रिपोर्ट में की गई। कैसे हुआ बोगस वैट रिफंड? अब सवाल उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा घोटाला हुआ तो हुआ कैसे? क्या किसी की नजर इस पर नहीं गई? तो चलिए उससे भी पर्दा हटाते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि विभाग में असेसमेंट के लिए कोई पुख्ता सिस्टम नहीं था। इसको अहम वजह बताया गया है। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि वैट 2005 में लागू हुआ, लेकिन कंप्यूटराइजेशन 2011-12 में हुआ। ये भी एक बड़ी वजह बताई गई है। आखिर में बताया गया कि विभाग के कर्मचारियों को पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। फर्जीबिलिटी पर वे रिफंड ले गए, जिन्होंने ना वैट दिया ना ही रिटर्न फाइल किया। इन वजहों से इतना बड़ा घोटाला हुआ और इसका अंजाम दिया गया। घोटाले में अफसरों की मिलीभगत का एसआईटी ने किया जिक्र। रिपोर्ट में कहा गया कि इस गिरोह के तार पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों तक फैले हुए हैं। एसआईटी की जांच में क्षेत्रीय अधिकारी की अड़चन आ सकती है। इतना बड़ा स्कैंडल बिना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। इसके लिए पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। लोकायुक्त ने अपने फैसले में सरकार को पूरे मामले की विशेष जांच या स्पेशल ऑडिट कराने और जांच में दोषी पाए गए अपराधी कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की सिफारिश की है। इसके आधार पर बोगस रिफंड करने वाले अधिकारी कर्मचारियों से सरकार को हुए नुकसान की वसूली और चार्जशीट करने की कार्यवाही हो रही है। जांच में जिन कंपनियों और फार्मों का जिक्र है, उनसे भी वसूली हो की भी प्लानिंग है। हरियाणा सरकार ने वैट घोटाले को नकारा। फिर साल आया 2022, जब हरियाणा सरकार ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि हरियाणा के 10 जिलों में हुई वैट रिफंड घोटाले के मामले में 1,618,000 करोड़ के घोटाले के दावे को हरियाणा सरकार ने नकार दिया। लेकिन ईडी ने हर मामले की जांच को जरूरी बताया। ईडी ने बताया कि इस मामले में 74 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 7 में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है और 20 में चालान पेश किया जा चुका है। इसी मामले में याचिकाकर्ता ने एक अर्जी देकर कोर्ट में बताया कि हरियाणा सरकार वैट घोटाले में छोटे व्यापारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही कर रही है, लेकिन जिनके खिलाफ लोकायुक्त ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, उनको सरकार बचा रही है। सरकार छोटे व्यापारियों के खिलाफ काफी संख्या में एफआईआर दर्ज कर रही है, ताकि असली दोषियों को बचाया जा सके। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जब ये पूछा कि उसने लोकायुक्त की एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की, तो इस पर सरकार ने जवाब दायर कर कहा कि लोकायुक्त की एसआईटी ने इस मामले में सनसनी फैलाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इस पर याचिकाकर्ता ने वकील ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में हरियाणा सरकार का जवाब संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि खुद हरियाणा सरकार ये कह चुकी है कि इस मामले में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। तो ऐसे में लोकायुक्त की एसआईटी पर सरकार की ऐसी टिप्पणी उचित नहीं है। हरियाणा में साल 2004 से चर्चित वैट घोटाले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर विशेष रूप से गठित कमेटी ने की थी। इस जांच में 10,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ था और इसमें अनेक बड़े व्यापारियों और बिल्डरों के शामिल होने के संकेत मिले थे। हरियाणा सरकार ने बताया इस घोटाले में 10,000 करोड़ तो बिल्डरों से जुड़ा है और बिल्डरों के कर को लेकर हाई कोर्ट कई मामलों में वैट रिकवरी पर रोक लगा चुका है। हरियाणा सरकार ने सीधे तौर पर इस घोटाले की राशि को नकार दिया। ईडी ने कहा कि इस मामले में हर एफआईआर की अलग अलग जांच जरूरी है। गुरुग्राम में 26, फरीदाबाद में 17, सिरसा में 16, झज्जर में 4, कैथल, हिसार और पानीपत में 3 और रेवड़ी में 2 एफआईआर दर्ज है। हरियाणा का एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर रहा है और ऐसे में अभी जांच का पूर्ण स्वरूप बताया नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी की रिपोर्ट को रिकॉर्ड करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है। क्या है 2800 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला? पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी से जुड़े 2800 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सूरत और महाराष्ट्र के 4 शहरों में छापेमारी की है। ईडी की सूरत में मौजूद इकाई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम यानी फेमा साल 1999 में प्राविधानों के तहत पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी, उसके साझेदारों सोमा भाई, सुंदर भाई मीना और ओजस कुमार मोहनलाल नायक और उनके सहयोगी के परिसरों में सूरत, वडोदरा,
मुंबई और पुणे में अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया है। ईडी ने इस सूचना के आधार पर जांच शुरू की कि पेप्लास फॉरेन ट्रेड एलएलपी ने हीरे के आयात और निर्यात के सिलसिले में ज्यादा मूल्यांकन के कारण बड़े पैमाने पर धन बाहर भेजा था। जांच में पता चला कि पेप्लास फॉरेन ट्रेड एलएलपी ने हीरे के आयात का ज्यादा मूल्यांकन किया था और जुलाई 2023 और मार्च 2024 के बीच 2,800 करोड़ रुपए की राशि बाहर भेजी है। ईडी की जांच में यह पता चला है कि पेप्लास फॉरेन एलएलपी ने सूरत, दिल्ली, मुंबई और पुणे में मौजूद संस्थाओं में 2,800 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की और इसे हांगकांग स्थित 8 संस्थानों में भेज दिया। ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान पता चला है कि संस्थानों ने पेप्लास फॉरेन ट्रेड एलएलपी को लगभग 2,800 करोड़ रुपए की राशि दी है। वो फर्जी संस्थाएं थी। यानी कुल मिलाकर ईडी का धड़ाधड़ एक्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक नए मामले ईडी के एक्शन से अपराधियों की नींद हराम हो रही है। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।